हेलो एवरीवन, वेलकम टू केवी टीचर्स गिल्ड। बच्चों, अभी हम डिस्कस करेंगे 7वीं कक्षा हिंदी के दूसरे पार्ट 3 बुद्धिमान के एनसीईआरटी प्रश्नोत्तर। और सबसे पहला खंड है मेरी समझ से। पाठ को जितना आपने समझा उसके आधार पर आप प्रश्नों के उत्तर देंगे। लोक कथा के आधार पर नीचे दिए गए प्रश्नों का सटीक उत्तर कौन सा है। आपने कहानी को पढ़ा, अभी उसके आधार पर कुछ प्रश्न दिए हैं। सभी प्रश्नों के 4 विकल्प हैं। आपको बताना है सबसे सही उत्तर कौन सा है। उसके सामने तारा स्टार बनाइए। कुछ प्रश्नों के 1 से अधिक उत्तर भी हो सकते हैं। तो चलिए, पहला प्रश्न है, लोक कथा में पिता ने अपने बेटों से धन संचय करने को कहा। पिता ने कहा कि तुम धन इकट्ठा करो। उनकी इस बात का क्या अर्थ हो सकता है? खेती बाड़ी करना और धन इकट्ठा करना, पैनी दृष्टि और तीव्र बुद्धि का विकास करना, ऊंट का व्यापार करना, गांव छोड़कर किसी नगर में जाकर बसना। तो पिता ने धन इकट्ठा करने को कहा था क्योंकि उनके पास रुपये पैसे सोना चांदी नहीं था। तो उन्होंने कहा तुम पैनी दृष्टि और तीव्र बुद्धि का विकास करो, इससे तुम किसी से पीछे नहीं रहोगे। दूसरा विकल्प सही है। आगे है, तीनों भाइयों ने अपने ज्ञान और बुद्धि का उपयोग करके ऊंट के बारे में बहुत कुछ बता दिया। जैसे ऊंट बहुत बड़ा था, उसको सिर्फ एक आंख से दिखाई देता था, उसके ऊपर एक महिला और एक बच्चा बैठा था। इससे क्या निष्कर्ष निकाला जा सकता है? बुद्धि का प्रयोग करके ऊंट के बारे में सब कुछ बताया जा सकता है। समस्या को सुलझाने के लिए ध्यान से निरीक्षण करना महत्वपूर्ण है। किसी व्यक्ति का ज्ञान, बुद्धि और धन ही सबसे बड़ी ताकत है। ऊंट के बारे में जानने के लिए दूसरों पर भरोसा करना चाहिए। तो इससे पता लगता है कि अगर आपको किसी समस्या को सुलझाना है तो चीज़ों को ध्यान से देखना और समझना बहुत ज़रूरी है। इसके सामने आप स्टार बनाएंगे। राजा ने भाइयों की बुद्धिमत्ता पर विश्वास क्यों किया? पहले राजा को उन पर संदेह था कि शायद उन्होंने ही ऊंट को चुराया है, लेकिन बाद में उसे विश्वास हो गया क्योंकि भाइयों ने अपनी बात को तर्क के साथ समझाया। राजा को ऊंट के स्वामी की बातों पर संदेह था। स्वामी की बातों पर उसे कोई संदेह या शक नहीं था। राजा ने स्वयं ऊंट और पेटी की जांच कर ली थी, ऐसा भी राजा ने नहीं किया। भाइयों ने राजा को अपनी बात में उलझा लिया था। इसमें पहला विकल्प सही है क्योंकि भाइयों ने अपनी बात को तर्क के साथ समझाया था कि कैसे पता लगा ऊंट बड़ा है, उसके पैरों के निशान से। फिर एक आंख से दिखाई देता है क्योंकि उसने सिर्फ दाईं तरफ की घास खाई थी, मतलब बाईं आंख से बाईं तरफ जो घास थी वो उसको दिखाई नहीं दी। फिर एक औरत के जूतों के निशान मिले और छोटे बच्चों के पैरों के निशान मिले, तो उनसे पता लगा कि उसके ऊपर कोई महिला और एक छोटा बच्चा बैठा था। तो इसमें पहला विकल्प सही है। अगला प्रश्न है, लोक कथा के पात्रों और घटनाओं के आधार पर राजा के निर्णय के पीछे कौन सा मूल्य छिपा है? राजा ने जो निर्णय लिया उससे क्या पता लगता है? दोषी को कड़ा से कड़ा दंड देना हर समस्या का सबसे बड़ा समाधान है। अच्छी तरह जांच किए बिना किसी को दोषी नहीं ठहराना चाहिए। राजा की प्रत्येक बात और निर्णय को सदा सही माना जाना चाहिए। ऊंट की चोरी के निर्णय के लिए सेवक की बुद्धि का उपयोग करना चाहिए। इससे हमें पता लगता है कि बिना अच्छी तरह जांच किए किसी को दोषी नहीं ठहराना चाहिए, जैसा कि राजा ने किया। हो सकता है आपके समूह में आपके साथियों के उत्तर आपसे अलग हो, तो आप चर्चा करेंगे कि उन्होंने इस उत्तर को क्यों चुना है। आगे है पंक्तियों पर चर्चा। पाठ में से चुनकर कुछ पंक्तियां नीचे दी गई हैं। इन्हें ध्यान से पढ़िए और इन पर विचार कीजिए। आपको इनका क्या अर्थ समझ में आया? अपने विचार अपने समूह में साझा कीजिए और लिखिए। तो पहली पंक्ति है, रुपये पैसे के स्थान पर तुम्हारे पास पैनी दृष्टि होगी और सोने चांदी के स्थान पर तीव्र बुद्धि होगी। ये पिता अपने बेटों से कहता है कि क्योंकि हम गरीब हैं, रुपये पैसे नहीं हैं, तो तुम उसकी जगह कोई दूसरा धन इकट्ठा करो। रुपये पैसों की जगह तुम्हारी नज़रें बिल्कुल तेज़ होनी चाहिए और सोना चांदी की जगह तुम क्या करो? तीव्र बुद्धि का विकास करो। तुम्हारी बुद्धि बहुत तेज़ होनी चाहिए। ऐसा धन संचित कर लेने पर तुम्हें कभी किसी प्रकार की कमी न रहेगी। सोना चांदी पैसे ही सब कुछ नहीं है। अगर तुम ऐसा करोगे तो दूसरों की तुलना में 19 नहीं रहोगे। तुम कहीं भी किसी की तुलना में कम नहीं रहोगे। तो उत्तर आप लिखेंगे कि इस पंक्ति में पिता अपने बेटों को समझा रहे हैं कि जीवन में सबसे बड़ा धन बुद्धि और समझदारी है, न कि पैसा या सोना चांदी। यदि किसी के पास तीव्र बुद्धि और गहरी समझ होती है
तो वह कभी भी जीवन में पीछे नहीं रहता। दूसरी पंक्ति है, हर वस्तु और स्थिति को पूर्णतः समझने और जानने का प्रयास करो, कुछ भी तुम्हारी दृष्टि से ना बच पाए। ये भी पिता अपने बेटों से ही कहता है। तो इस पंक्ति में पिता अपने बेटों को समझा रहे हैं कि हमें अपने आसपास की हर चीज को ध्यान से देखना, समझना और उसका विश्लेषण करना चाहिए। पूर्णतः समझो, पूरे तरीके से समझो, जानने की कोशिश करो, कोई भी चीज तुम्हारी नजरों से ना बच पाए। आगे है, हमें अपने परिवेश को पैनी दृष्टि से देखने और बुद्धि से सोचने के प्रयास में बहुत समय लगाया है। तो ये तीनों लड़के कहते हैं, तीनों बेटे कहते हैं राजा से। तो यहाँ पर तीनों भाई कहते हैं, इस पंक्ति में भाई यह बता रहे हैं कि उन्होंने किसी भी निष्कर्ष पर पहुंचने से पहले गहराई से सोच विचार और आसपास की चीजों को ध्यान से देखने का प्रयास किया है। परिवेश मतलब आसपास, पैनी दृष्टि रखना मतलब बहुत ध्यान से देखना, और बुद्धि से सोचने का प्रयास मतलब सोच विचार करना। तो इसके लिए उन्होंने बहुत कोशिश की है। आगे आते हैं, आगे है मिलकर करे मिलान। तो इस लोक कथा में से चुनकर कुछ वाक्य नीचे स्तंभ 1 में दिए गए हैं यहाँ पर, फिर उनके भाव या अर्थ से मिलते जुलते वाक्य स्तंभ 2 में दिए गए हैं यहाँ पर। स्तंभ 1 के वाक्यों को स्तंभ 2 के उपयुक्त वाक्यों से सुमेलित कीजिए, मिलाइए। कुछ समय पश्चात पिता चल बसे मतलब उनका देहांत हो गया। तो कुछ समय बाद, थोड़े समय के बाद पिता का देहांत हो गया। आगे है, हम कहीं भी क्यों न हो भूखे नहीं मरेंगे, अर्थात हम चाहे जहां भी हो हमें खाने के लिए कुछ ना कुछ मिल ही जाएगा। आगे है, घुड़सवार ने तीनों भाइयों को शंका की दृष्टि से देखा। शंका करना मतलब संदेह करना, शक करना। तो यहाँ पर होगा, घोड़े पर सवार व्यक्ति, घुड़सवार मतलब घोड़े पर सवार, ने तीनों भाइयों को अविश्वास, जब आपको विश्वास ना हो, किसी पर शंका हो, संदेह हो, शक हो, अविश्वास से देखा। आगे है, अगला वाक्य है, बचपन से ही हमें ऐसी आदत पड़ गई कि हम कुछ भी अपनी दृष्टि से नहीं चूकने देते। तो इसका अर्थ है, बचपन से ही हमें आदत हो गई है कि हम हर छोटी बड़ी वस्तु पर ध्यान अवश्य देते हैं। लोगों के आश्चर्य का कोई ठिकाना न रहा। तो लोग इतने अचंभित हुए, आश्चर्यचकित होना, अचंभित होना, कि उनका आश्चर्य व्यक्त करना कठिन था। चलिए आगे आते हैं, सोच विचार के लिए लोक कथा को एक बार फिर ध्यान से पढ़िए, पता लगाइए और लिखिए। पहला प्रश्न है, तीनों भाइयों ने बिना ऊंट को देखे उसके विषय में कैसे पता लगाया, कैसे बता दिया था। तो भाइयों ने बताया था ऊंट बड़ा है और एक तरफ से उसको दिखाई नहीं देता, जबकि उन्होंने ऊंट को देखा भी नहीं था। तो कैसे पता लगाया, पैरों के निशान से पता लगा कि ऊंट बड़ा है, बड़े पैरों के निशान हो गए, और क्योंकि सिर्फ दाईं तरफ की घास खाई हुई थी तो पता लगा कि सिर्फ एक आंख से दिखाई देता है। तो उत्तर आप लिखेंगे कि तीनों भाइयों ने ऊंट को बिना देखे उसके पैरों के निशान से पहचाना कि ऊंट बहुत बड़ा है। उन्होंने ध्यान से देखा कि ऊंट ने रास्ते में केवल दाईं तरफ की घास चरी थी, अर्थात ऊंट को एक आंख से ही दिखाई देता था। अगला प्रश्न है, आपके अनुसार इस लोक कथा में सबसे अधिक महत्व किस बात को दिया गया है। सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण कौन सी बात है इस कहानी में। तार्किक सोच, तर्क से सोचना, अवलोकन, चीजों पर ध्यान देना और समझना, या फिर सत्यवादिता, सच बोलना। तीनों ही बातें हैं। भाई जो है वो तर्क से सोचते भी थे, बहुत ध्यान से चीजों को अवलोकन भी करते थे, सच भी बोलते थे, लेकिन सबसे ज्यादा महत्व लोक कथा में दिया गया है अवलोकन को। उत्तर आप लिखेंगे, मेरे अनुसार इस लोक कथा में सबसे अधिक महत्व अवलोकन को दिया गया है। तीनों भाइयों ने बिना ऊंट को तथा पेटी के अंदर देखे केवल अपने अवलोकन और सोच समझ से सच्चाई को पहचाना। क्योंकि कहानी में दो मेन इंसिडेंट है, एक तो जब उसने तीनों भाइयों ने ऊंट के बारे में पता लगाया, और दूसरा जब पेटी के अंदर क्या है वो पता लगाया। दोनों ही बातें कैसे पता लगी, अवलोकन से। ना उन्होंने ऊंट को देखा था, ना ही पेटी के अंदर क्या है वो देखा था, सिर्फ आसपास की चीजों को ऑब्जर्व किया था। ठीक है, तो ऑब्जर्वेशन, अवलोकन करना सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है इस लोक कथा में। अगला प्रश्न है, लोक कथा में राजा ने पहले भाइयों पर संदेह किया लेकिन बाद में उन्हें निर्दोष माना। राजा की सोच क्यों बदल गई। पहले राजा को लगा इन्होंने ही ऊंट चुराया है, उन पर शक किया, लेकिन बाद में कहा नहीं तुम तो निर्दोष हो,
तो ऐसा उनकी सोच में परिवर्तन क्यों आया? तो शुरू में राजा को लगा बिना ऊंट को देखे इतना सब कैसे पता चल सकता है, इसीलिए उन्हें भाइयों पर संदेह हुआ। वो कह रहे थे ऊंट को देखा नहीं, फिर भी इतनी सब बातें बता रहे थे, तो शक होना बनता था। लेकिन जब भाइयों ने पेटी के बारे में सही अनुमान लगाया तो राजा को उनकी बुद्धिमानी पर विश्वास हो गया और उसने माना कि वे निर्दोष है। जब उन्होंने बिना देखे ही पेटी के अंदर की बात भी बता दी, तब राजा को लगा कि वाकई ये बुद्धिमान है, चोर नहीं है, इसलिए उन्होंने फिर तीनों भाइयों को निर्दोष माना। अगला प्रश्न है, ऊंट के स्वामी ने भाइयों पर तुरंत संदेह क्यों किया? आपके विचार से उसे क्या करना चाहिए था जिससे उसे अपना ऊंट मिल जाता? ऊंट के स्वामी ने भी यही कारण था, क्योंकि बिना ऊंट को देखे इतनी बातें उन्हें ऊंट के बारे में पता थी। ऊंट के स्वामी ने भाइयों पर तुरंत संदेह इसलिए किया क्योंकि भाइयों ने बिना ऊंट को देखे ही उसके बारे में सारी सटीक बातें बता दी। सब सही बातें उन्होंने बता दी थी, जबकि ऊंट को देखा भी नहीं था। और मेरे विचार से ऊंट के स्वामी को बिना किसी प्रमाण के तुरंत आरोप नहीं लगाना चाहिए था। उसे पहले भाइयों से शांतिपूर्वक पूछना चाहिए था कि उन्होंने यह सब कैसे जाना। आगे है, पिता ने बेटों को दूसरे प्रकार का धन संचित करने की सलाह क्यों दी? उन्होंने कहा पैसे या फिर सोना चांदी मत इकट्ठा करो, तुम पैनी दृष्टि और तीव्र बुद्धि, ये जो धन है इसका संचय करो, इनको इकट्ठा करो, इससे पिता के बारे में क्या क्या पता चलता है। तो पिता ने बेटों को दूसरे प्रकार का धन संचित करने की सलाह दी। पहला तो प्रश्न ये था सलाह क्यों दी? क्योंकि वह जानते थे कि केवल रुपया पैसा नहीं, जीवन में ज्ञान और समझ ही सबसे ज्यादा काम आती है। ठीक है, पहले प्रश्न का उत्तर हो गया। पिता के बारे में इस बात से क्या पता लगता है? इससे पिता के बारे में यह बातें पता लगती है, वे अपने बेटों को सच्ची शिक्षा और आत्मनिर्भरता देना चाहते थे। अगर वो उनकी तीव्र दृष्टि होगी, तीव्र बुद्धि होगी, पैनी दृष्टि और तीव्र बुद्धि होगी, तो वे कभी भी भूखे नहीं मरेंगे, आत्मनिर्भर रहेंगे। वे मानसिक और बौद्धिक विकास को अधिक महत्व देते थे। वे चाहते थे कि उनके बेटे परिस्थितियों का सामना बुद्धिमानी से करें। इससे यह स्पष्ट होता है कि पिता बहुत ही बुद्धिमान और विचारशील व्यक्ति थे। थोड़ा सा लेंदी होगा इसका आंसर। चलिए अगला प्रश्न है, राजा ने भाइयों की परीक्षा लेने के लिए पेटी का उपयोग किया। इस परीक्षा से राजा के व्यक्तित्व और निर्णय शैली के बारे में क्या क्या निष्कर्ष निकाला जा सकता है? राजा ने ऐसे ही नहीं मान लिया कि वो झूठ बोल रहे हैं, पेटी का उपयोग किया। तो राजा का व्यक्तित्व कैसा था, निर्णय शैली कैसी थी, इसके बारे में आप क्या कहेंगे? तो राजा न्याय प्रिय और जिज्ञासु था। जिज्ञासु मतलब जो जानने की इच्छा रखता हो कि कैसे पता लगाया, वो उसमें क्यूरियोसिटी थी, जानना चाहता था। न्याय प्रिय, न्याय करता था, सिर्फ बातें सुनकर ही उसने उन्हें दोषी नहीं मान लिया। वह बिना सोचे समझे निर्णय नहीं लेता था। उसने खुद भाइयों की परीक्षा ली और जब उन्हें सही पाया तो उन्हें सम्मान भी दिया। इससे राजा की समझदारी और न्यायप्रियता दिखती है। अगला प्रश्न है, आप इस लोक कथा में भाइयों को किस विशेषता को अपनाना चाहेंगे और क्यों? भाइयों की किन विशेषताओं को आप अपनाना चाहेंगे? तो वही दो विशेषताएं, पैनी दृष्टि, तीव्र बुद्धि। मैं इस लोक कथा से भाइयों की तीव्र बुद्धि और पैनी दृष्टि अपनाना चाहूंगा, क्योंकि इन गुणों से हम जीवन की कठिन परिस्थितियों में सही निर्णय ले सकते हैं। चलिए आगे आते हैं। अनुमान और कल्पना से, अब तक कहानी के आधार पर प्रश्न थे, अब आप अनुमान लगाइए, अपनी कल्पना से उत्तर दीजिए। यदि राजा ने बिना जांच के भाइयों को दोषी ठहरा दिया होता तो इस लोक कथा का क्या परिणाम होता? तो अगर राजा ऐसे करते, अगर वो बिना जांच के भाइयों को दोषी ठहरा देते तो निर्दोष लोग सजा पा जाते और सच्चाई सामने नहीं आती, क्योंकि उन्होंने तो ऊंट चुराया ही नहीं था, वो तो निर्दोष थे। इससे राजा की छवि भी खराब होती और लोग उन पर विश्वास नहीं करते। ये बात तो सामने आ ही जाती, ऊंट मिल जाता कि उन्होंने ऊंट को नहीं चुराया, तो लोगों को पता लग जाता कि राजा का जो न्याय करने की राजा में क्षमता नहीं है, तो उनकी छवि खराब होती और फिर लोगों का उन पर विश्वास भी नहीं रहता। आगे है, यदि भाइयों ने अनार के बारे में सही अनुमान न लगाया होता, अगर अनार का उनको पता ना लगता, तो लोक कथा का अंत किस प्रकार होता? अपने विचार व्यक्त कीजिए। तो फिर राजा का विश्वास उन पर ना रहता, उसको लगता कि इन्होंने ही ऊंट को चुराया है। यदि भाइयों ने पेटी में रखे अनार के बारे में
सही अनुमान न लगाया होता तो लोक कथा का अंत कुछ इस प्रकार हो सकता था। राजा भाइयों की बुद्धिमत्ता पर संदेह करता, उसको शक होता और सोचता कि ऊंट उन्होंने ही चुराया है। राजा उन्हें दंड भी दे सकता था या दरबार से बाहर निकाल सकता था। लोग भी भाइयों का मजाक उड़ाते और उनकी समझदारी पर भरोसा न करते। भाइयों को अपमानित होकर लौटना पड़ता और लोक कथा का अंत दुखद और निराशाजनक होता। ठीक है, ये उसका पूरा उत्तर होगा। अगर आपको लगता है कोई और अंत हो सकता था, आप अपनी तरफ से वो भी लिख सकते हैं। ये आपकी अनुमान और कल्पना से है प्रश्न। लोक कथा में यदि 3 भाई ऊंट को खोजने जाते तो उन्हें कौन कौन सी कठिनाइयों का सामना करना पड़ सकता था। तो अगर वो खोजने जाते, रास्ते में हो सकता है जंगल मिलते, पहाड़ मिलते। अगर तीनों भाई ऊंट को खोजने निकलते तो उन्हें जंगल, पहाड़, जानवरों और रास्ते की कठिनाइयों का सामना करना पड़ता। रास्ता लंबा और कठिन हो सकता था। ऊंट पता नहीं उतनी देर में कहाँ तक चला गया होता। यदि राजा के स्थान पर आप होते तो भाइयों की परीक्षा लेने के लिए किस प्रकार के सवाल या गतिविधियां करते? अपनी कल्पना साझा करो। तो अगर मैं राजा की जगह होता तो भाइयों से बिना देखे किसी और वस्तु के बारे में अनुमान लगवाता, या फिर जैसे किसी कमरे में रखी चीज़ के बारे में बताओ कि वो क्या है, या किसी व्यक्ति के बारे में केवल उसके पद चिन्ह और व्यवहार देखकर बताने को कहता। एक आदमी के पैरों के निशान है, बताइए ये आदमी कैसा होगा, या फिर उसका व्यवहार बताया तो बताओ ये आदमी कैसा होगा। इस तरह से कोई भी प्रश्न आप उन भाइयों से कर सकते थे। आगे है शब्द से जुड़े शब्द। नीचे दिए गए रिक्त स्थानों में बुद्धि से जुड़े शब्द अपने समूह में चर्चा करके लिखिए। वो शब्द जो बुद्धि से जुड़े हो, जैसे कि मस्तिष्क, जैसे चतुराई बुद्धि से जुड़ी है, आप में बुद्धि होगी तभी आप चतुर होंगे। जैसे कि सूझबूझ, समझदारी, ये सब चीज़ें बुद्धि से ही आती है। समझदारी, मस्तिष्क यहाँ पर लिखा है। और तर्क शक्ति, तर्क करना, तर्क वितर्क आप बुद्धि से ही कर पाते हैं। फिर इसमें होशियारी भी आती है। जो बुद्धिमान लोग होते हैं वो होशियार भी होते हैं, होशियारी। और ज्ञान आप लिख सकते हैं। बुद्धिमान लोग ही अक्सर ज्ञानी होते हैं। ज्ञान प्राप्त करने के लिए आपको बुद्धि की ज़रूरत है। ठीक है, तो चतुराई, मस्तिष्क, सूझबूझ, समझदारी या फिर समझ भी लिख सकते हैं आप, सिर्फ समझ, ज्ञान, होशियारी, तर्क, ये सभी चीज़ें बुद्धि से जुड़ी है। आगे है लोक कथा को सुनना। लोक कथा के लिखित रूप में आने से पहले कहानियों का प्रचलन मौखिक रूप से ही पीढ़ी दर पीढ़ी चलता था। जैसे लोक कथा आप लिखी हुई पढ़ते हैं, पहले लोग सिर्फ मुंह से बोलकर ही लोक कथाएं सुनाया करते थे। इससे कहानी सुनने, सुनाने और याद रखने की महत्वपूर्ण भूमिका होती थी। इसमें आप कहानी को याद रख पाएंगे तभी आगे सुना पाएंगे। कहानी कहने या सुनाने वाला इस तरह से कहानी सुनाता था कि सुनने वाले को रोचक लगे, वो इंटरेस्टिंग लगे। इससे कहानी सुनने वाले को आनंद तो आता ही था, कथा उन्हें याद भी हो जाती थी। अब आप अपने समूह के साथ मिलकर इस लोक कथा को रोचक ढंग से सुनाइए। लोक कथा को प्रभावशाली और रोचक बनाने के लिए कुछ सुझाव आपको दिए गए हैं जो लोक कथा को और भी आकर्षक बना सकते हैं। जो लोक कथा है कक्षा में वो आप सुनाएंगे। स्वर में आपके उतार चढ़ाव होना चाहिए, सिर्फ एक ही टोन में नहीं बोलना है। अगर दुख होगा या फिर खुशी होगी, आश्चर्य होगा, तो उसी तरह की आवाज़ आपकी होनी चाहिए। पात्रों के लिए अलग अलग आवाज़ भी आप रख सकते हैं। भाई अगर बोलेंगे, बड़ा भाई, उसके लिए थोड़ी अलग आवाज़, मझले भाई के लिए अलग, छोटे भाई के लिए अलग। इसे जल्दी बच्चे समझ जाएंगे। हाथों और शरीर का उपयोग आप कर सकते हैं, जो अलग अलग जेस्चर्स हैं, अलग भावों को दिखाने के लिए। हास्य का प्रयोग, अगर कोई हंसी वाला सीन आएगा तो आप चेहरे पर मुस्कान लाएंगे, हंसी के साथ उस बात को कहेंगे। विवरणात्मक भाषा का प्रयोग, आप जो भाषा इस्तेमाल करेंगे वो उन स्थानों का वर्णन और पात्र जो हैं, कैरेक्टर्स जो हैं, उनको इस तरह से प्रस्तुत करेंगे कि जो सुनने वाले हैं उनके मन में एक पिक्चर बन जाए कि कैसा वो सीन रहा होगा, कैसे लोग रहे होंगे। एक दो बार लोक कथा में जो कुछ रोमांचक मोड़ आते हैं वहाँ पर थोड़ी देर के लिए रुकेंगे और सुनने वाले जो एक्साइटेड हो रहे हैं उनको और उत्सुक होने देंगे। और आप उनसे पूछ भी सकते हैं कि आप क्या चाहते हैं आगे इस कथा में क्या हो। संवाद आपके स्पष्ट हो, प्रासंगिक हो, सही से इस तरह से प्रस्तुत करेंगे कि वो मौलिक लगे, वो सही लगे। ठीक है, ये आपको बताया गया है किसी भी कहानी को आपको सुनाना कैसे है, आप खुद करेंगे। आगे आते हैं कारक पर। नीचे दिए गए वाक्य को ध्यान से पढ़िए। भाइयों जवाब दिया, ये सही नहीं है।
ये कुछ अटपटा लग रहा है ना। अब नीचे लिखे वाक्य को पढ़िए। भाइयों ने जवाब दिया। इन दोनों वाक्यों में अंतर समझ में आया? बिल्कुल सही पहचाना आपने। ने शब्द भाइयों और जवाब दिया के बीच संबंध को जोड़ता है। भाइयों जवाब दिया, बीच में इन दोनों को जोड़ा है ने शब्द ने। संज्ञा और सर्वनाम के साथ प्रयुक्त होने वाले शब्दों के ऐसे रूपों को कारक या परसर्ग कहते हैं। कारक शब्दों के कुछ उदाहरण निम्नलिखित हैं। ने, को, पर, से, के द्वारा, का, में, के लिए, की, के, हे, हो, अरे, ये कुछ कारक हैं। अब इनका प्रयोग करके आपको नीचे वाक्य जो दिए हैं इनमें रिक्त स्थान को भरना है। नीचे दिए गए वाक्यों में कारक लिखकर इन्हें पूरा कीजिए। हमने तो तुम्हारे ऊंट को देखा तक नहीं। भाइयों खाली जगह परेशान, भाइयों ने परेशान होते हुए कहा। मैं अपने रेवड़ों को पहाड़ों पर लिए जा रहा था, उसने कहा, और मेरी पत्नी मेरे छोटे से बेटे के साथ एक बड़े से ऊंट पर मेरे पीछे पीछे आ रही थी। राजा ने उसी समय अपने मंत्री को बुलाया और उसके कान में कुछ फुसफुसाया। यह सुनकर राजा ने पेटी को पास लाने का आदेश दिया। सेवकों ने तुरंत आदेश पूरा किया। राजा ने सेवकों से पेटी खोलने के लिए कहा। ठीक है, इस तरह से आप खाली जगह को भर देंगे। आगे है सूचना पत्र। कल्पना कीजिए आप इस लोक कथा के वह घुड़सवार है जिसका ऊंट खो गया है। आप अपने ऊंट को खोजने के लिए एक सूचना जैसे नोटिस आप लिखते हैं, कागज पर लिखकर पूरे शहर में चिपकाना चाहते हैं। अपनी कल्पना और लोक कथा में दी गई जानकारी के आधार पर एक सूचना पत्र लिखिए। तो देखिए इस तरह से आप लिख सकते हैं। तो यहाँ पर ऊपर सूचना पत्र तो लिखा ही है। आप लिखेंगे ध्यान दे ऊंट खो गया है। जब भी आप कोई सूचना लिखते हैं वो किस बारे में है, ऊपर सेंटर में सबसे पहले वो लिखते हैं। नीचे फिर थोड़ी जानकारी देंगे, मैं एक मुसाफिर हूँ और मेरा ऊंट रास्ते में कहीं खो गया है। यह ऊंट मेरे लिए बहुत ज़रूरी है, कृपया इसे खोजने में मेरी मदद करें। ऊंट की पहचान बताएंगे। ऊंट बहुत बड़ा है, वह एक आंख से देख नहीं सकता। उसके पीठ पर एक महिला और एक छोटा बच्चा सवार थे। फिर आप बताएंगे अंतिम बार ऊंट को इस दिशा में जाते देखा गया, गांव से थोड़ी दूर एक कच्चे रास्ते पर। आखिरी बार ऊंट को वहां देखा गया था। निवेदन क्या है, यदि किसी को भी ऐसा ऊंट कहीं दिखाई दे तो कृपया मुझे तुरंत सूचित करे, इस पते पर सूचना दे। घुड़सवार आप अपना नाम लिखेंगे, मोबाइल नंबर लिखेंगे, पता लिखेंगे ताकि किसी को मिले तो वो आपको कांटेक्ट कर सके। फिर कुछ इनाम भी दे दीजिए, नहीं तो कौन आपकी मदद करेगा। ऊंट की सही जानकारी देने वाले व्यक्ति को उचित इनाम दिया जाएगा। जैसा सही लगेगा वैसा इनाम हम आपको देंगे। आपकी मदद मेरे लिए बहुत कीमती होगी। धन्यवाद। ओके, तो ये पूरा आपका सूचना पत्र होगा। आगे आते हैं। आपकी बुक में कम जगह है तो उस तरह से देख लीजिए, आप छोटा भी कर सकते हैं इसको। ध्यान दे ऊंट खो गया है, ये छोड़ भी सकते हैं। मैं एक मुसाफिर हूँ, ये बहुत ज़रूरी है। सीधा ऊंट की पहचान बताइए, या फिर लिख दीजिए अंतिम बार ऊंट को गांव से थोड़ी दूर एक कच्चे रास्ते पर जाते हुए देखा गया। इस भी लाइन को हटा सकते हैं। फिर बाकी देख लीजिए आप, जिस तरह से भी आपको लिखना है। घुड़सवार अपना नाम, मोबाइल नंबर, पता एक ही लाइन में लिख दीजिए, कम स्पेस लेगा जो नोटिस है आपका। आगे है पाठ से आगे आपकी बात। लोक कथा में 3 भाइयों की पैनी दृष्टि की बात की गई है। क्या आपने कभी अपनी पैनी दृष्टि का प्रयोग किसी समस्या को हल करने के लिए किया है? उस समस्या और आपके द्वारा किए गए हल के विषय में लिखिए। ये आप ही के लिए है सभी प्रश्न। लोक कथा में बताया गया कि भाइयों ने बचपन से हर वस्तु पर ध्यान देने की आदत डाली। यदि आपने ऐसा किया है तो अपने जीवन में इसके क्या क्या लाभ आपको मिलते हैं। लोक कथा में भाइयों को यात्रा करते समय अनेक कठिनाइयाँ आई, जैसे भूख, थकान, पैरों में छाले। आप अपने दैनिक जीवन में किन किन कठिनाइयों का सामना करते हैं वो आप लिखेंगे। भाइयों ने बिना देखे ऊंट के बारे में सही सही बातें बताई। आपको लगता है अनुभव और समझ से देखे बिना भी सही निर्णय लिया जा सकता है? क्या आपने कभी ऐसा किया है? जब ऊंट के स्वामी ने भाइयों पर शंका की तो भाइयों ने बिना गुस्सा किए शांति से उत्तर दिया। क्या आपको लगता है कि कभी किसी को संदेह होने पर हमें भी शांत रहकर उत्तर देना चाहिए? क्या आपने कभी ऐसी स्थिति का सामना किया है? आप अपना एक्सपीरियंस बताएंगे। राजा ने भाइयों की बुद्धिमानी
देखकर बहुत आश्चर्य व्यक्त किया, वो बहुत हैरान हो गए, इतने बुद्धिमान हैं। क्या आपने कभी किसी की सोच समझ या किसी कौशल को देखकर आश्चर्य आपको हुआ है, वो आप बताएंगे। आपने किसी बहुत इंटेलिजेंट आदमी को देखा हो जिसको देखकर आपको बहुत हैरानी हुई हो। क्या आपने कभी किसी से कुछ ऐसा सीखा है जो बिल्कुल नया और चौंकाने वाला हो। लोक कथा में पिता ने अपने बेटों को सलाह दी कि वे समझ और ज्ञान जमा करें। क्या आपको कभी किसी बड़े व्यक्ति ने ऐसी सलाह मिली है जो आपके जीवन में उपयोगी रही हो। क्या आप भी अपने अनुभव से किसी को सलाह देंगे, ऐसी सलाह देंगे। भाइयों ने अपने ऊपर लगे आरोपों के होते हुए भी सदा सच्चाई का साथ दिया। क्या आपको लगता है कि सदा सच बोलना महत्वपूर्ण है। बिल्कुल, भले ही स्थिति कितनी भी कठिन ना हो, हमें सच ही बोलना चाहिए। क्या आपको किसी समय ऐसा लगा है कि आपकी सच्चाई ने आपको समस्याओं से बाहर निकाला हो। कभी ऐसा हुआ है आपने सच बोला और आप प्रॉब्लम से बाहर आ गए, तो वो इंसिडेंट आप शेयर करेंगे। ये सब आपके लिए है, इसलिए कोई उत्तर हम इनके नहीं लिख रहे हैं। हर बच्चे का जवाब इसमें अलग होगा, आप खुद से सोचना है आपको इसके लिए। ध्यान से देखना, सुनना, अनुभव करना। बचपन से ही हमें ऐसी आदत पड़ गई है कि हम किसी भी वस्तु को अपनी दृष्टि से नहीं चूकने देते। हमने वस्तुओं को पैनी दृष्टि से देखने और बुद्धि से सोचने के प्रयास में बहुत समय लगाया है। ये तीनों भाइयों ने कहा था। इस लोक कथा में तीनों भाई आसपास की प्रत्येक घटना, वस्तु आदि को ध्यान से देखते, सुनते, सूंघते और अनुभव करते हैं, अर्थात अपनी ज्ञानेंद्रियों और बुद्धि का पूरा उपयोग करते हैं। 5 ज्ञानेंद्रियां होती है हमारी। कान जिनसे हम सुनते हैं, आंखें जिनसे हम देखते हैं, त्वचा स्किन जिससे हम फील करते हैं, नाक जिससे हम सूंघते हैं और हमारी जीभ टंग जिससे हम टेस्ट करते हैं। ज्ञानेंद्रियां 5 होती है, आँख, कान, नाक, जीभ और त्वचा। आँख से देखकर, कान से सुनकर, नाक से सूंघकर, जीभ से चखकर और त्वचा से स्पर्श करके हम किसी भी वस्तु के विषय में ज्ञान प्राप्त कर सकते हैं। आइए खेल खेलते हैं जिसमें आपको अपने ज्ञानेंद्रियों और बुद्धि का उपयोग करने के अवसर मिलेंगे। हाँ या नहीं प्रश्न उत्तर लेख। हाँ या ना आपको लिखना है चरण। अब कैसे ये गेम आप खेलेंगे। एक विद्यार्थी कक्षा से बाहर जाकर दिखाई देने वाली एक वस्तु या स्थान का नाम चुनेगा। कक्षा के भीतर से भी कोई नाम चुना जा सकता है। मान लीजिए आपने नाम चुन लिया कक्षा के अंदर से ही, ब्लैक बोर्ड। विद्यार्थी कक्षा में आएगा और उस नाम को एक कागज पर लिख देगा। लिख दिया उसने ब्लैक बोर्ड। अभी हिंदी में अगर हम लिखे तो ये शामपट हो जाएगा, लेकिन ध्यान रहे वह कागज पर लिखे नाम को किसी को ना दिखाए। अब बाकी जो स्टूडेंट्स हैं उसका नाम पता करने की कोशिश करेंगे, प्रश्न पूछेंगे और जो बच्चे ने लिखा है वो सिर्फ हाँ या ना में जवाब दे सकता है। जैसे, इस वस्तु का उपयोग कक्षा में होता है। हाँ। क्या वह खाने पीने की चीज़ है। नहीं। क्या वह लकड़ी से बनी है। नहीं। क्या वह बिजली से चलती है। नहीं। अधिकतम आप 20 क्वेश्चंस पूछ सकते हैं। क्या उस पर हम लिखते हैं। हाँ। क्या वह सफ़ेद रंग की है। नहीं। इस तरह के प्रश्न आप पूछेंगे अपनी समझ से, ताकि उसका उत्तर आपको पता लग सके। 20 प्रश्नों के बाद आप अनुमान लगाएंगे वो क्या चीज़ थी। अगर आपने सही लगाया तो आप जीत जाएंगे, नहीं तो हार जाएंगे। फिर एक और गतिविधि एक्टिविटी है, स्पर्श, गंध और स्वाद से पहचानना। एक थैले या डिब्बे में सावधानी और सुरक्षित विभिन्न वस्तुएं जैसे फल, फूल, मसाले, खिलौने, कपड़े, किताब, गुड़ आदि आप रख देंगे। विद्यार्थियों की आंखों पर पट्टी बांधकर केवल स्पर्श, टच करके, सूंघकर या स्वाद का उपयोग करके वस्तु की पहचान करनी होगी और उसका नाम बताना होगा। बारी बारी से प्रत्येक विद्यार्थी को बुलाकर उनकी आंख पर आप पट्टी बांधेंगे। उस डिब्बे से एक वस्तु निकालेंगे, वो उसे छूकर, सूंघकर, चखकर पहचानने का प्रयास करेगा। जो बच्चे सही बता देंगे, सही पहचान करने वाले विद्यार्थी बताएंगे कि उन्होंने कैसे उसको पहचाना है। एक एक करके सभी को आप अलग अलग वस्तुएं देंगे। ये बहुत इंटरेस्टिंग गेम है, आपको खेलना है कक्षा में। आप अपने टीचर को बोल सकते हैं आपको खिलाने के लिए। आज की पहेली, आपने पढ़ा कि तीनों बुद्धिमान भाई किस प्रकार अपने अवलोकन से वे बातें भी जान जाते थे जो अन्य लोग नहीं जान पाते। अब आपके सामने कुछ पहेलियां प्रस्तुत हैं जहां आपको कुछ संकेत दिए जाएंगे। संकेतों के आधार पर आपको उत्तर खोजने हैं। चलिए देखते हैं। सबसे पहले, कौन है यह प्राणी। इसकी लंबी पूंछ होती है जो पेड़ों की शाखाओं के चारों ओर लिपटी रहती है। इसका मुख्य आहार कीट और छोटे जीव होते हैं जिन्हें यह चुपके से पकड़ता है। यह प्राणी अपने परिवेश में घुल मिल जाता है और अपनी रंगत को बदल सकता है। यह सबसे ज़रूरी है, रंग बदल जाता है इसका अपने परिवेश, जैसी चीज़ें उसके आसपास है उसी के अकॉर्डिंग। इसकी पास तेज आंखें होती है और चारों दिशाओं में देख सकती है। ये है गिरगिट, कमेलियन। ओके, नेक्स्ट।
रंगीन डिब्बे, एक मेज पर 4 डिब्बे बराबर बराबर रखे हैं, लाल, हरा, नीला, पीला। बताइए पीले डिब्बे के बराबर में कौन सा डिब्बा है यदि लाल डिब्बा नीले डिब्बे के पास है। देखिए ये नीला डिब्बा है, अब लाल डिब्बा इधर भी हो सकता है, इधर भी हो सकता है, पास मतलब दोनों तरफ कहीं भी हो सकता है। हरा डिब्बा पीले डिब्बे के पास नहीं है, जहां पर भी पीला होगा वो हरे डिब्बे के साइड में नहीं होगा, उनके बीच में 1 या 2 डब्बे हो सकते हैं। पीला डिब्बा भी लाल डिब्बे के पास नहीं है, हरा डिब्बा पीले के पास नहीं है, मतलब पीला जो डिब्बा है वो लाल और हरा और लाल दोनों डिब्बों के पास नहीं है, वो नीले डिब्बे के पास है। ठीक है, तो एक तरफ यहां पर हम बना देते हैं, ये है नीला डिब्बा, सॉरी पीला डिब्बा नीले के पास। फिर यहां पर लाल ही बनेगा क्योंकि नीले के साइड में लाल डिब्बा था, माफ करिएगा गलती हमने यहां पर कर दी। पीला डिब्बा तो लाल के पास है ही नहीं, तो लाल के पास वो हमें नहीं बनाना था। ये हमारा लाल डिब्बा है, इसके लाल डिब्बा नीले डिब्बे के पास है, इसके इस तरफ हमने नीला डिब्बा बना दिया, ये नीला डिब्बा है। ठीक है, फिर हरा डिब्बा पीले के पास नहीं है, चलिए जहां पर हरा बनाएंगे वहां पर नहीं बनाएंगे, यहां पर हरा बना देते हैं। हरा डिब्बा लाल डिब्बे के पास है, तो ये हरा हो गया, ये भी लाल के पास है। और जो पीला डिब्बा है वो लाल के पास नहीं है और हरे के पास नहीं है, मतलब पीला डिब्बा यहां पर नीले डिब्बे के पास है, इस तरफ। ठीक है, तो क्वेश्चन था पीले डिब्बे के बराबर में कौन सा डिब्बा है, पीले डिब्बे के बराबर में नीला डिब्बा है। एक बार फिर से रिवाइज कर लेते हैं। लाल डिब्बा नीले डिब्बे के पास है, ये देखिए लाल और नीला पास है, ये सही है मतलब। ठीक है, हरा डिब्बा पीले डिब्बे के पास नहीं है, हरा पीले के पास नहीं है। ठीक है, पीला डिब्बा लाल के पास नहीं है, पीला लाल के भी पास नहीं है, ये भी सही हो गया। हरा डिब्बा लाल के पास है, हरा भी लाल के पास है, ये भी सही हो गया। ठीक है, तो पीले के पास है नीला डिब्बा। खोजबीन के लिए नीचे कुछ आपको लिंक दिए हैं, इन पर जाकर आप लोक कथाएं सुन सकते हैं। सुनो लोक कथा, दुनिया की छत, भूल चूक लेनी देनी। दैट्स ऑल स्टूडेंट्स, इसी के साथ चैप्टर ओवर होता है। होपफुली अच्छे से आपको समझ में आ गया होगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।